हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्विज। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अप्रैल मंथ का जो पार्ट 2 बच गया था उसको भी हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। और इसके बाद जो लास्ट 3 मंथ का करेंट अफेयर है उसको मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब देखिए, जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसको रिलीज किया है किसने, हारून ने। तो हारून 2024 ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है। तो इसमें क्या है, इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना है। इंडिया का रैंकिंग है थर्ड। अब देखिए, जो फर्स्ट रैंकिंग है वो है किसका, यूएसए का। कितना है टोटल स्टार्टअप, 703 स्टार्टअप। और चाइना का टोटल कितना स्टार्टअप है, 340 स्टार्टअप। और चाइना का कितना है, चाइना का रैंकिंग है 2। तो फर्स्ट रैंकिंग है यूएसए का, सेकंड रैंकिंग चाइना का, और थर्ड रैंकिंग है इंडिया का। अभी देखिए, ये है 2024 का रैंकिंग। अगर 2023 के रैंकिंग का हम लोग बात करें तो 2023 में नंबर पे स्टार्टअप जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो था कितना, 68। और अभी कितना है, 67। तो स्टार्ट नंबर पे स्टार्टअप क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है इंडिया में। कितना नंबर से, एक नंबर से डिक्रीज हुआ है। और ये किस टाइप के स्टार्टअप का बात किया जा रहा है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बात किया जा रहा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहने का मतलब क्या हुआ है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एक साल के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा की कंपनी बन गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो इंडिया में टोटल 2023 में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे, 67। और 22 में कितना था, 68। ये हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया जाता है। एक तो होता है गैजेट्स और दूसरा क्या होता है, चीता। अभी देखिए, गैजेट्स और चीता का जो डिफरेंशिएशन है ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कितने नंबर ईयर्स में इन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल किया है। तो अगर हम लोग गैजेट्स का बात करें तो जो गैजेट्स होते हैं ये 3 इयर्स में इसमें यूनिकॉर्न का दर्जा पाते हैं। और जो चीता कैटेगरी के होते हैं ये स्टार्टअप 5 साल में यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा पाते हैं। अगला देखते हैं माराकेश एग्रीमेंट। अब देखिए, माराकेश एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, ये आप एक ऑर्गेनाइजेशन जानते होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी को किस एग्रीमेंट के थ्रू हुई थी, तो ये माराकेश एग्रीमेंट के थ्रू हुई थी। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आया। इससे पहले ये क्या था, इसको हम लोग GATT गाट इसको हम लोग पहले बोलते थे। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1947 में होना चाहिए। मतलब कि जब ये, हाँ, 1947 में इसका स्थापना हुआ था किसका, गाट का। और ये आगे चलकर किस ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ कब, 1995 में। और एक मैराकेश एग्रीमेंट कब हुआ था, 1994 में एग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू 1995 में WTO में गाट का कन्वर्जन हुआ। अभी देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो अपना ये गाट था और WTO था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग गाट का बात करें, ये दोनों क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड होता है इस ट्रेड को मैनिपुलेट करता है या फिर मेडिकेट करता है, मेडिटेट करता है। अभी देखिए, अगर हम लोग गाट का बात करें तो ये डील करता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स में। मतलब ट्रेड होता है किस टाइप का, दो टाइप का। अगर हम लोग ट्रेड का बात करें तो ट्रेड दो टाइप का होता है, या तो गुड्स का हो सकता है, नहीं तो किसका हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। तो देखिए, जो गार्ड था वो किस चीज में, ओनली इन गुड्स ये डील करता था। इसीलिए क्या बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और ये किस चीज में डील करता है, ये गुड्स एंड सर्विस, ये दोनों में डील करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। जैसे कि जब गार्ड का मराकेश एग्रीमेंट जब साइन हुआ था कहा, मोरक्को में 1994 में। और इसमें 123 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, इंडिया भी इसका साइनिंग मेंबर था। मतलब देखिए, इंडिया वाज आल्सो इट्स साइनिंग मेंबर। और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। यहाँ मैंने डिटेल प्रोवाइड करवा दिया है। और जो भी डिटेल होगा हम लोग थोड़ा करते हैं ना कि शॉर्ट में लेके चलते हैं, और जो डिटेल होगा अगर आपको इच्छा हो तो आप इससे इसको पढ़ सकते हैं। अगला है UNCTAD। अभी देखिए, UNCTAD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, UN हटा के UN टैग रख दिया गया है। अब देखिए, UNCTAD का मतलब क्या हो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसी का नाम बदलकर अभी इसमें से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को हटा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका नया नाम रख दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें UNCTAD या फिर UN टैग, ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनता है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IMF,
मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, ये चार ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर क्या बनता है, यूएनपीएडी बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन। इसी का नाम चेंज अभी कर दिया गया है, किसमें, यूएनसीपीएडी का नाम चेंज करके यूएन टैग रख दिया गया है। अगला है कैश डिपॉजिट रेशियो। देखिए कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता दिया है। देखिए मान लीजिए कि बैंक में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और उसमें से टोटल कितना लोन दिया गया, इसी के मतलब कि ये रेशियो को क्या बोलते हैं, कैश डिपॉजिट रेशियो। तो कैश डिपॉजिट रेशियो अभी इंडिया में कितना है, 80%। अभी पिछले करंट अफेयर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आरबीआई है अपना, ये क्या अभी निर्देश दिया था, इंस्ट्रक्ट किया था कि जो सीडीआर है मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, इसको कम किया जाए, क्योंकि बैंक इंसॉल्वेंसी और बैंक वगैरह का भी खतरा है। अभी करेंट हम लोग अगर बात करें तो कैश डिपॉजिट रेशियो कितना है, 80%। ये है इंडिया का। और अगर हम लोग बिहार का बात करें तो ये 52 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। देखिए अगर हम लोग बात करें बिहार का, सी डी आर तो ये होगा 52 समथिंग, एक्स में कर देता हूँ, इसको अब एक बार सर्च कर लेंगे। और अगर बिहार में सबसे ज्यादा हम लोग बात करें तो किस स्टेट का है, तो वो होगा, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो होगा पूर्णिया का, और ये भी होगा 80% के आसपास। तो बिहार वाला डाटा थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यूज में आप एक बार देख लेंगे। और इंडिया का कितना है 80, बिहार का कितना है 82, 52 पॉइंट समथिंग, ये एक बार आप चेक कर लेंगे। अगला है लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज। तो देखिए लिविंग वेज और मिनिमम वेज में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग वेज या मिनिमम वेज वेज होता है, ये तय कौन करता है, ये तय करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इंटरनेट लिविंग वेज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा वेज, मतलब कि मान लीजिए सबसे पहले देखिए वेज क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई काम करवा, काम के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी ने आपका कोई वर्क किया, उसके रेस्पेक्ट में जो भी इसको मिला ताला मिला, इसी को हम लोग वेज कहते हैं। तो यह एक प्रकार का करेंसी भी इसको आप बोल सकते हैं वेज को। तो देखिए लिविंग वेज क्या हुआ कि एक मिनिमम वेज जो एक लाइफ स्टाइल को, मतलब कि रेस्पेक्टफुल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो वेज दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग वेज। और मिनिमम वेज कि वह वेज, मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन को, और अगर मिनिमम वेज का हम लोग बात करें तो मिनिमम वेज वह वेज होता है जो किसी भी वर्कर को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। और अगर हम लोग लिविंग वेज का बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो वेज दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग वेज। तो ये दोनों कौन डिटरमाइन करता है, हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है। तो ये क्या है, ILO, इंटरनेशनल। अगला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए आइए, IRDAI की स्थापना का भी कितना साल हो गया, 25 साल इसका पूरा हो चुका है। तो देखिए जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये किसके कमिटी के आधार पे हुआ था, मतलब किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो ये था RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका स्थापना हुआ था। तो ये वाला चीज हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ मार्क भी किया हुआ है, यहाँ इसको आप लोग याद रखेंगे क्या, RN मल्होत्रा कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन हुआ था। और इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 पार्ट टाइम होते हैं, 5 फुल टाइम होते हैं। तो देखिए जो फुल टाइम 5 मेंबर्स होते हैं और जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं 4 होते हैं, और इसके साथ साथ एक चेयरमैन होता है। तो ये सारा मिला के कितना मेंबर हो गया, टोटल 10 मेंबर का एक कमेटी होता है। अभी देखिए दो ऑपरेशंस आप लोगों को याद रखना है। एक तो इंश्योरेंस फॉर ऑल चलाया गया इनिशिएटिव, ये कब तक पूरा करना है, इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक पूरा करना है, 2047 तक। और इसी के साथ साथ एक अभी मेडिकल इंश्योरेंस का भी न्यूज में चल रहा था, तो मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक कंप्लीट करना है, 2030 तक। अभी देखिए जो पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह हुआ था और प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, मेडिकल इंश्योरेंस के जो टैक्स वगैरह लगता है, जीएसटी जो लगता है, उस जीएसटी को कम करने के लिए, जीएसटी ऑन मेडिकल इंश्योरेंस को कम करने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसके कारण ये जो मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कब, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल 2030 तक और इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक, इसको हम लोग याद करेंगे। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टार्ट कब किया गया था? 2016 में। अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये सबके लिए है, फॉर ऑल। जो भी फार्मर्स होंगे, मतलब कि जो मार्जिनल फार्मर हो या फिर जो बिग फार्मर हो, मतलब कि जो मीडियम फार्मर, स्मॉल फार्मर जो कैटेगरी है, तो किसी भी टाइप के फार्मर्स हो या जिनके पास किसी भी टाइप का लैंड होल्डिंग है, तो उन सब के लिए फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था कब? 2016 में। तो एक तो ये डेट हम लोग को याद रखना है। दूसरा कि अभी जो है, जो फसल बीमा योजना है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो अभी 27% से बढ़कर 31.5% इनका जो पॉपुलेशन है वो हो चुका है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि फसल बीमा योजना में क्या हुआ है, अभी नंबर ऑफ किसानों का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अभी देखिए जो फसल बीमा योजना है, इसमें फसल मतलब बीमा करने के लिए जो चार्ज लिया जाता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो बीमा के लिए जो पेड चार्ज है, यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले जो रबी क्रॉप्स है उसके लिए 2%, जो खरीफ क्रॉप, सॉरी, जो रबी क्रॉप है उसके लिए 1.5%, जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए 2%, और जो हॉर्टिकल्चर वाले प्रोडक्ट्स है तो इसके लिए कितना चार्ज किया जाता है? 5% चार्ज किया जाता है। तो ये बीमा का अमाउंट जो कि किसानों से लिया जाता है, और इसके अगेंस्ट उनको बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। किस चीज का? फसल का। और हर फसल का बीमा ये प्रोवाइड करवाते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए अगर इसके फसल बीमा योजना के पर्पस का हम लोग बात करें, तो ये पोस्ट प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड तक का ये बीमा करते हैं। और यह एक तरीके का सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। अभी देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहने का मतलब क्या होता है कि ये स्कीम 100% 100% फाइनेंस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फाइनेंस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर। अगर ये कब होगा? अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम का बात करें तो फसल बीमा योजना किस तरीके का स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? सेंटर का पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा मार्क करके याद रखना है। इसके अलावा ये भुवन भुवन इनिशिएटिव के बारे में आपको पहले बताया गया था कि इसको कौन स्टार्ट किया है। इसको स्टार्ट मतलब कि भुवन भुवन इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? इसरो ने स्टार्ट किया था। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप खुद से भी पढ़ लेंगे अगर जरूरत हो तो। अगला है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स 2.0। अभी देखिए स्कोर्स 2.0 स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। और यह किस तरीके का पोर्टल है? ये कंप्लेंट पोर्टल है। तो कंप्लेंट पोर्टल से स्कोर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम मार्क कर दे, स्टार लगा देते हैं हम लोग। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। सीडीपी सुरक्षा भी इसको नाम दिया गया है। तो सीडीपी सुरक्षा या सुरक्षा स्कीम या फिर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया गया है? तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने स्टार्ट किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको जरूरत लगे तो और भी सर्च वर्च कर लीजिएगा, गूगल वगैरह करके इसको सही कर लीजिएगा। तो ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने। इसका की फीचर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ पीएम किसान, जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग और यूएडीएआई वैलिडेशन के साथ सबको एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये कौन सी बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट किया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने पीएम सुरक्षा स्कीम को। पीएम सुरक्षा स्कीम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सोर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम के बारे में जो भी सोर्स होगा उसके बारे में इसमें नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू।
रिपोर्ट ऑन गिफ्ट सिटी 2015। अभी देखिए गिफ्ट सिटी 2015 में स्टार्ट किया गया था, और ये गिफ्ट सिटी का मतलब क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अभी देखिए क्या हुआ था, अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसमें अल्कोहल बैन को रिमूव कर दिया गया है। वैसे आप जानते हैं कि क्या, गुजरात जो है, गुजरात अपना स्टेट है, ड्राई स्टेट है, मतलब बिहार की तरह ही वहां भी शराबबंदी है लागू किया गया है, गया था, और अभी भी एक्टिवेट है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी है, जो गुजरात का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पे अभी जो अल्कोहल है उसके बैन को वहां से हटा दिया गया है। अभी देखिए जो गिफ्ट सिटी है इसका कंस्ट्रक्शन एसीजेड एक्ट के 2015 के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। न्यू पेमेंट एग्रीगेट बैंक पे यू। अभी देखिए एक नया पेमेंट एग्रीगेट बैंक को अभी स्टेटस दिया गया है, और ये कौन सा है, ये है पे यू। अभी देखिए पेमेंट एग्रीगेट बैंक क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं ये जो एग्रीगेट बैंक है ये अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया जाता है। ये क्या करता है, बिजनेस और बैंक के बीच में एक इकाई है, जो कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे आपका फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरीके से एक नया एग्रीगेट बैंक आया है, क्या, पे यू। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 अभी किसने रिलीज किया है तो ये विंजो और आईईआईसी, मतलब इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल के साथ साथ विंजो ने मिलकर अभी इस इंडिया गेमिंग रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, तो जो इंडिया का गेमिंग मार्केट है वो लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट इन वर्ल्ड अभी हो गया है, और इसका जो वैल्यू है वो है कितना, $6 बिलियन का, और जो यूजर्स है वो कितना है, 580 बिलियन यूजर्स है। तो इन वर्ल्ड का लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट कहाँ का है, वो है इंडिया का। इंडिया डिफेंस के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहा है, तो अभी एक्सपोर्ट किया गया है किसको, ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ, फिलीपींस में। और ये किस पॉलिसी के थ्रू, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इसको अभी दिया गया है किसको, फिलीपींस को। अभी देखिए ब्रह्मोस के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत डिटेल जान लेते हैं, जैसे कि जैसे कि ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, तो ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। अभी देखिए ये दो नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और वो दो नदी कौन सा है, एक तो मोस्कवा नदी जो कि रसिया में है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी जो इंडिया का है। इन दोनों को मिलाकर इसका नाम रखा गया है क्या, ब्रह्मोस। अभी देखिए ये टू स्टेज मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और ये किस टाइप का मिसाइल है, ये मिसाइल है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कहने का मतलब क्या हुआ, लगभग 3 मैक के आसपास इसका स्पीड है। तो सुपरसोनिक मिसाइल कौन से मिसाइल को बोलते हैं, जिसका 1 मैक से लेकर 5 मैक तक का स्पीड होता है, उसको हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और अगर 5 मैक से ऊपर हो जाए, मोर देन 5 मैक, तो ये किस टाइप का मिसाइल होता है, ये होता है हाइपरसोनिक। और इंडिया ने रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसका अभी नाम नहीं इसको दिया गया है, लेकिन इंडिया अब के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। लेकिन ब्रह्मोस किस टाइप का मिसाइल है, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ये किसको दिया गया है, तो ये फिलीपींस को दिया गया है। अभी देखिए अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो डिफेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट है वो कितना है, 74% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। ये पहले भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि मान लीजिए अगर 74% एफडीआई का बात करें, तो ये किस रूट से है, ये डायरेक्ट रूट से है। और अगर 100% एफडीआई का बात करें तो ये किस रूट से है, तो ये हो सकता है आपका गवर्नमेंट रूट से ये हो सकता है। तो एफडीआई का लिमिट क्या है, 100% या 74% बोथ है, ये ऑप्शन हम लोग चेक करके बात करेंगे। अभी देखिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, आई आई एच, मतलब कि आईडेक्स इनोवेशन हब। अब आईडेक्स क्या है,
इनोवेशन इन डिफेंस एक्सेलेंस, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सेलेंस। अभी देखिए जो डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्टार्टअप्स होंगे, जो कि जैसे कि अभी देखिए एक तमिलनाडु बेस्ड जो रूमी रूमी टेक्नोलॉजी एक बनाया था, नहीं सॉरी, रूमी तो हो जाएगा स्पेस इंजीनियरिंग में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो भी स्टार्टअप होंगे, जो भी स्टार्टअप होंगे, इसको हेल्प करने के लिए अ, एक बोर्ड बनाया गया है। इसको नाम क्या दिया गया है? आई डेक्स। Innovation for Defense Excellence was launched to achieve self-reliance and foster innovation and technology development in defense sector। और इसी तरीके से एक और हम लोगों को क्या याद रखना है? मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है किस चीज को? मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना है, एक तो आईआईएच या आईडेक्स, और दूसरा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ये दो चीज, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपना क्या? एफडीआई लिमिट इन डिफेंस सेक्टर। अगला है वेपनाइजेशन इन स्पेस। तो देखिए वेपनाइजेशन इन स्पेस जो अभी इनिशिएटिव लिया गया है, ये लिया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और इसको प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? यूएस और जापान के द्वारा ज्वाइंटली इसको प्रपोज किया गया था कि जो स्पेस होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वेपन फ्री होना चाहिए, वेपन फ्री स्पेस होना चाहिए। किसके द्वारा प्रपोज किया गया? यूएस और जापान के द्वारा। और ये कहाँ प्रपोज किया गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी देखिए कोई भी अगर मास डिस्ट्रक्शन का वेपन हो तो उसको स्पेस में नहीं जाने देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी जो आर्टिमिस एकॉर्ड है, आर्टिमिस एकॉर्ड है, इसको किसमें इसका 38 मेंबर कौन बना है? ये बना है स्वीडन। तो आर्टिमिस एकॉर्ड क्या है? जो स्पेस में जो टूरिज्म वगैरह आजकल आप देख रहे हैं, मतलब कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो एक एकॉर्ड साइन किया गया था, उसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? आर्टिमिस एकॉर्ड। और इंडिया शायद, हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है। और अभी रिसेंटली कौन इसका मेंबर बना है? स्वीडन इसका 38वां मेंबर बना है। देखिए इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ आर्टेमिस एकॉर्ड। देखिए जो भी मार्क किया हुआ पॉइंट है, जैसे यहाँ टिक किया हुआ है, यहाँ टिक किया हुआ है, यहाँ टिक किया हुआ है, तो इसको आप एक लोग एक बार खुद से भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ पॉइंट बताते समय छूट जाए, तो इसको आप लोग खुद से भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। अगला है AFSPA। इसको एक्सटेंड किया गया है कहाँ? नागालैंड के लिए। तो देखिए ASPA मतलब कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट होगा इसका फुल फॉर्म। और ये अभी कहाँ एक्सटेंड किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। देखिए असम का अभी चार ऐसा स्टेट है जिसमें एएसपीए को अभी अभी भी एक्टिवेट किया गया है। मतलब अभी भी एक्टिवेट है एएसपीए असम के चार, नॉर्थ ईस्ट के चार स्टेट में। तो ये चार स्टेट कौन से हैं? तो देखिए जब नॉर्थ ईस्ट का आप मैप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ जो ऊपर के चार स्टेट है इनमें इसको एक्टिवेट किया गया। जैसे ये क्या हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या हो गया? नागालैंड में। ये क्या हो गया? मणिपुर में, मणिपुर में। और इसके साथ साथ ये असम में। तो ऊपर के जो चार स्टेट है इनमें एएसपीए को अभी एक्सटेंड, मतलब कि अभी भी एक्टिवेट है। और अभी रिसेंटली कहाँ इसको एक्सटेंड किया गया है? तो ये एक्सटेंड किया गया कहाँ? नागालैंड में। इसको हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और एएसपीए कब आया था? तो ये आया था 1990 में। देखिए नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितना स्टेट है? 7 स्टेट है। तो सेवेंथ स्टेट में क्या हुआ कि अभी 4 में एएफएसपीए अभी एक्टिवेट है। तो बच गया कितना? 3 में नॉट एक्टिवेट। देखिए तो जो नीचे का 3 है, जैसे मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इसमें नहीं लागू है अभी, लेकिन ऊपर के 4 स्टेट में अभी लागू है। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। तो देखिए क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर का बात क्यों किया गया है? देखिए पीस कीपर कौन होते हैं इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, इसका क्या काम है? कि वर्ल्ड में पीस प्रोवाइड करवाना, और इसके साथ साथ इसके जो भी अलग
अलग अलग ब्रांच है, जैसे WTO इसका ब्रांच हो गया, इसके अलावा ILO हो गया, इसके अलावा आपका हो गया IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। इस तरीके से कई सारे ब्रांच है। तो जो UNSC ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका क्या काम है कि वर्ल्ड में जहां भी पीस हिंडर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वहां पे पीस फिर से रीएस्टेब्लिश करना इसका काम। तो इसके लिए एक फोर्स बनाया गया, इसको बोलते हैं पीस कीपर फोर्स। तो पीस कीपर फोर्स में कौन कौन, मतलब कि सारे जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज है, जो भी मेंबर कंट्रीज है, उनके सोल्जर्स होते हैं इसके मेंबर्स, पीस कीपर फोर्स के मेंबर। तो देखिए ये किस तरीके का, ये ब्लू कैप पहनते हैं जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर फोर्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो ये ब्लू कैप पहनते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है द फोर्स रेफर्ड एज ब्लू हेलमेट फोर्स। अभी देखिए अभी क्या हुआ कि सीरिया में, मतलब कि इजराइल में, अभी एक इंडियन मूल के ही, मतलब कि वैभव काले थे, कहाँ के, इंडिया के, जो कि पीस कीपर फोर्स का हिस्सा थे इंडिया की तरफ से। इनका क्या हुआ है, वहां पे निधन हो गया है, मतलब कि ये वहां पे मारे गए। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ये बात उठाया है कि जो पीस कीपर फोर्स है, इनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है। तो देखिए हम लोगों को इसमें याद क्या रखना है कि जो अभी जो सोल्जर है जो कि मारे गए हैं कहाँ, इजराइल में, इजराइल वार में, वो इंडिया की तरफ से है, और उनका नाम क्या है, वैभव काले। ये वाला पॉइंट हम लोग को याद रखना है। और ये पीस कीपर फोर्स किस फोर्स के हिस्सा होते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशन फोर्स का हिस्सा होते हैं, जिसमें सारे देश के फोर्स मिलकर अपना सहयोग देते हैं। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, इंडिया लेड group of friends launched a new database designed to record crime against peacekeeper and monitor progress and holding of perpetrators accountable। तो टोटल इसमें क्या है, यही याद रखना है अपने को कि वैभव काले हैं, जिनका भी निधन हुआ है कहाँ, इजराइल में, जो कि पीसकीपर फोर्स के हिस्सा थे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। अब देखिए इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, जगजीत पवरिया, और ये लगातार तीसरी बार ये नारकोटिक बोर्ड के चेयरमैन इनको बनाया गया इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड का। और ये 2035 से 2030 तक के लिए इनको इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, और इनका नाम क्या है, जगजीत पवरिया। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। मिलिट्री पे खर्चा करने वाला इंडिया वर्ल्ड में कितना नंबर, कितने रैंक का कंट्री है, तो ये चौथे नंबर का कंट्री है। सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है, यूनाइटेड नेशन, उसके बाद चाइना, रसिया, देन इंडिया। और ये रिपोर्ट किसने दिया होगा, ये रिपोर्ट ऑब्वियसली सिप्री ने दिया होगा। अगला है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। अभी देखिए जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसको टेस्ट कहाँ किया गया, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। उड़ीसा में इसको क्या किया गया, टेस्ट किया गया। देखिए इसका जो रेंज है ये है 1000 से 2000 किलोमीटर, और यह एक टाइप का न्यूक्लियर वेरिएंट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे अच्छे से। अग्नि प्राइम मिसाइल, ये अग्नि प्राइम मिसाइल खास क्यों है, क्योंकि इसको मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है, मतलब लोकल लॉन्चर से भी इसको फायर किया जा सकता है। और ये मतलब मोबाइल है, ये लॉन्चर जो है मोबाइल है, मतलब मूव करने में इसको आसानी से इसको मूव किया जा सकता है। अभी देखिए कुछ यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कुछ और भी मिसाइल्स का, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल है, किस टाइप का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू एयर, आकाश सरफेस टू एयर, और नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अभी देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पृथ्वी मिसाइल है इसको अब क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। तो पृथ्वी मिसाइल
का दो सीरीज में दो मिसाइल है, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। तो देखिए पृथ्वी 1 को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, प्रहार से, और पृथ्वी 2 को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, प्रलय से। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल किस टाइप का मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वारहेड टाइप का मिसाइल है, और इसको लॉन्च डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा, और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको क्या किया है, टेस्ट फायर किया गया है। रेंज कितना, 1000 से 2000 किलोमीटर, और इसको क्या मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसका खासियत है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी मिसाइल सीरीज है इसको अभी रिप्लेस किया जा रहा है किससे, प्रहार और प्रलय से, जिसको पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 को रिस्पेक्टिवली रिप्लेस करेगा। अगला है रसिया यूज हाइपरसोनिक मिसाइल। तो रसिया के हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, जीरकॉन। इसी का दूसरा नाम क्या है, 3M22। और हाइपरसोनिक मिसाइल करने का मतलब क्या हुआ, जिसका मैक स्पीड कितना होगा, 5 मैक से ज्यादा होगा। यह लोएस्ट एल्टीट्यूड पे मतलब कि फ्लाई कर सकता है, तो ये रडार के ही कांटेक्ट मतलब कि पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। तो कुल मिला के रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, जीरकॉन। इसी तरीके से क्रिस्टल मेज टू, सॉरी क्या हुआ? अगला है क्रिस्टल मेज 2। अभी देखिए क्रिस्टल मेज 2 किसका मिसाइल है, ये है इंडिया का, और इसका रेंज कितना है, 250 किलोमीटर। ये किस टाइप का मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। अभी देखिए अगला है सी डोम टेक्नोलॉजी। तो सी डोम टेक्नोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है। सी डोम हो गया, एरो हो गया, आयरन डोम हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी क्या है कि अभी एक हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखिए आयरन डोम हो गया, पहले भी बताया गया इसके बारे में। सी डोम हो गया, इसके अलावा एरो हो गया, ये सब मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तो ये किसका है, मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, किसका है, ये है आपका इजराइल का, ये है इजराइल का। तो देखिए जैसे आपका आयरन डोम टेक्नोलॉजी होता है मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से सी डोम टेक्नोलॉजी भी एक डिफेंस सिस्टम है, जो कि किस पर जो कि किस पे होता है, ये होता है नेवी के पास। नेवल वर्जन ऑफ आयरन डोम टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी डोम टेक्नोलॉजी। और ये किसका है, किसको बिलोंग करता है, किस कंट्री को, तो ये है इजराइल का। ये हम लोग को याद रखना है, ये अभी हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ था उसमें इसको पूछा गया था डायरेक्ट। गगन शक्ति, इंडियन एयरफोर्स ने इसको अभी कहाँ किया है, पोखरण में मतलब कि इस सैन्य अभ्यास को अभी परफॉर्म किया है, गगन शक्ति को। एक्सपोल और पूर्वी लहर को कहाँ किया गया है, इंडियन फोर्स के द्वारा, और ये किया गया था शायद जोधपुर में, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसी तरीके से टाइगर ट्रायम्फ है, ये किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में है, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको अभी इस अभ्यास को अभी किया गया है। अगला है इन्वायरमेंट सेक्शन। तो देखिए इन्वायरमेंट सेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पहले भी करवाया गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ जैसे कि देखते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है, और ये इंडिया में कितना 2 टाइप का पाया जाता है। और इंडिया में ये मैक्सिमम कहाँ मिलता है, दो अपना राजस्थान और ये महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पाया जाता है, और राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है शायद। तो ये जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे ये हैबिटेट है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो देखिए अभी हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको आईयूसीएन ने किस कैटेगरी में रखा है, क्रिटिकल के कैटेगरी में रखा है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हॉर्टिकल्चर वाले पूछा गया था कि ये किस लिस्ट में आता है, मतलब डेंजर्ड में, इंडेंजर्ड में, या क्रिटिकली डेंजर्ड में। तो क्रिटिकल का स्टेटस दिया गया है किसके द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ये याद रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। अगला है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंड एस्केप कॉन्फ्रेंस, SFTLC। अब देखिए SFTLC मतलब कि फाइनेंस फॉर टाइगर लैंड एस्केप, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया है भूटान के द्वारा, भूटान गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि 1 बिलियन डॉलर का धनराशि इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो टाइगर का हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया है, किसके द्वारा, भूटान के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए मैप में देखिए, यहाँ टाइगर का जो हैबिटेट है वो रेड कलर से मार्क किया गया है, जैसे कि
जो ये अपना हिमालयन वेस्टर्न हिमालयन है, यहाँ पे टाइगर का हैबिटेट है। ईस्टर्न हिमालयन में भी कुछ है, और वेस्टर्न घाट में तो इसका बहुत ही ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी में। तो इसको हम लोग को याद क्या रखना है कि भूटान गवर्नमेंट के द्वारा भी $1 फंडिंग जुटाया गया है किस चीज के लिए, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइगर बॉन्ड। अब देखिए जो टाइगर बॉन्ड है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। टाइगर बॉन्ड टू इंगेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर एंड प्रमोट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। देखिए टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करने के लिए ये टाइगर बॉन्ड स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसको हम लोग याद रखेंगे। और बाकी मार्क किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला है बेस फ्लो। अब बेस फ्लो क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर नदी का स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो जो भी मान लीजिए, देखिए अगला क्या है, बेस फ्लो। अब बेस फ्लो क्या है, बेस फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेस फ्लो के कारण क्या हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, मतलब कि सूखा भी आ सकता है, और बाढ़ का भी स्थिति पैदा हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि बेस फ्लो होता क्या है। तो मान लीजिए कि कभी बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में क्या होता है कि जो पानी है वो धरती के अंदर जाता है। तो ये धरती के अंदर जो पानी गया, ये कुछ रिजर्वियर होते हैं उसमें कुछ स्टोर हो जाता है, और साथ ही साथ कुछ हिस्सा इसी पानी का क्या होता है, अगर पास में कोई नदी है तो उस नदी में अंडरग्राउंड ही जाकर के मिल जाता है। तो जब ये पानी नदी में अंडरग्राउंड जाकर के मिल जाता है तो क्या होता है कि इस नदी में बाढ़ जैसी स्थिति ये पैदा कर देता है। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फ्लो। तो इस बेस फ्लो के कारण देखिए एक टाइम पे इस नदी में बाढ़ आ जा रहा है, और ये अगर बारिश नहीं हुई और बेस फ्लो लगातार होता जा रहा है, तो इस वाले एरिया में क्या हो सकता है, सूखा का स्थिति पैदा हो सकता है, और इस वाले एरिया में क्या बाढ़ का स्थिति पैदा हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फ्लो, मतलब अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फ्लो। अगला है परमाफ्रॉस्ट रीजन। अभी देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि जो मान लीजिए कि जो नॉर्थ पोल है अपना, या जो साउथ पोल है, तो पोल में क्या होता है, बर्फ होता है दोनों तरफ। ये क्या है, आइस है। तो इस आइस में CO2, N2O, CH4 वगैरह क्या होता है, इस आइस आइस के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में CO2 डिपॉजिट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, ये परमाफ्रॉस्ट क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल में ये कम हो रहा है धीरे धीरे। परमाफ्रॉस्ट कम हो रहा है, तो परमाफ्रॉस्ट कम होने से क्या हो रहा है, जो CO2 है वो क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है किसमें, एटमोस्फेयर में। और ये क्या कर रहा है, और भी ज्यादा, ये क्या कर रहा है, और भी ज्यादा जो हीट है इन्वायरमेंट का उसको इंक्रीज कर रहा है। तो ये है परमाफ्रॉस्ट के बारे में। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा। अभी देखिए जो परमाफ्रॉस्ट है इसके बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, डिजीज आउटब्रेक हो सकता है, नेट सोर्स ऑफ कार्बन इंक्रीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है वो खराब हो रहा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, जो हीट है वो लगातार बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब इसका कुछ घाटा है। अगला है 50th एनिवर्सरी ऑफ चिपको मूवमेंट 2023। अभी देखिए चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। और इसके साथ साथ एक और मूवमेंट था अपिको मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1983 में। देखिए ये दोनों में 10 साल का गैप है, इसीलिए एक साथ ही इसको बता दिया जा रहा है। तो चिपको मूवमेंट कब, 1973 में, और अपिको मूवमेंट कब, 1983 में। ये दोनों मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड था, तो ये था पेड़, मतलब कि ट्री के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अभी देखिए जो चिपको मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये चमोली से स्टार्ट हुआ था। रेनी विलेज ऑफ चमोली से ये
स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब चमोली से तो मैं लार्ज स्केल पे स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जोधपुर से स्टार्ट हुआ था। एक बार देख लो। हाँ, अर्लियर स्टार्टेड बाय बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान, और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, ये अमृता देवी ऑफ जोधपुर के द्वारा इसको लीड किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन जो चमोली में ये स्टार्ट हुआ रेनी विलेज में, कब, 1973 में। तो देखिए इसके जो लीडर थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसके अलावा गौरा देवी, चांदी प्रसाद भट्ट, ये इसके मेन लीडर्स थे। ये इसके मेन लीडर्स थे। तो ये गौरा देवी का नाम किसी टेस्ट में मैंने देखा था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए ये जो चिपको मूवमेंट है, इसमें जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे वो क्या थी, लेडीज थी। इसके लिए, इसी के लिए इसको इको फेमिनिज्म भी इस मूवमेंट को बोला जाता है। तो देखिए इसी से रिलेटेड ऑफ इको मूवमेंट, ये कहाँ था, कर्नाटक में था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, 1985 में। तो ये कुछ चीज है जो हम लोग को याद रखना है। उसी तरीके से साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ था, ये था केरल में था क्या, हाँ केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट था, केरल में, और ये भी कब, 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ मूवमेंट है जो पेड़ मतलब बचाने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये वाला पूरा डाटा एक बार ध्यान रखिए। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। अभी देखिए जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर कौन कर रहा है, यूनिटार कर रहा है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट को क्या किया है, रिलीज किया गया है। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, यूनिटार ने। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 और किसके द्वारा अनाउंस किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के द्वारा अनाउंस किया गया था। और 2024 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमेलिड्स बोला गया है। तो देखिए 2023 प्रपोज किसने किया था, भारत ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए। और 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स घोषित किया गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम लोग मिलेट का बात करें तो मिलेट दो टाइप के होता है, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। तो मेजर मिलेट का अगर हम लोग बात करें तो इसमें तीन होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो सोरगुम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, ये तीन है कौन, मेजर मिलेट में। और माइनर मिलेट में क्या होगा, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो, बर्नयार्ड, ये हो गया माइनर मिलेट। तो मेजर मिलेट हम लोगों को मेनली याद रखना है कि ये तीन होता है, ज्वार, बाजरा और रागी, सोरगुम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट। अभी देखिए न्यूज में क्यों था, वाई इन न्यूज अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अभी इसका फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुआ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन रोम में। अभी इसको फाइनल सेरेमनी इसका मतलब क्लोजिंग सेरेमनी इसका ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ, रोम में। कैमेलिड्स जो हम लोग बात कर रहे थे ये है कैमेलिड्स। तो इसी को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड घोषित किया गया है 2024 में। अगला है फोर्थ मास कोलर ब्लीचिंग। अभी कोलर ब्लीचिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया था, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। और साथ में हम लोग क्या देख लेते हैं, सिर्फ जो कोरल ब्लीचिंग के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है वो क्या है, कि देखिए अगर टेम्परेचर 23 से 29 डिग्री का फेवरेबल टेम्परेचर होता है कोलर रीफ मतलब कोरल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। या फिर जो, देखिए इसको हम लोग फिर से देखते हैं, अगला क्या है, फोर्थ मास कोलर ब्लीचिंग। तो देखिए जो कोलर फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल फैक्टर्स है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जो फेवरेबल फैक्टर है क्या, कि 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, और सैलो वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या, कोलर फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये टेम्परेचर इससे कम या ज्यादा हो, मतलब 23 से 29 डिग्री से कम या ज्यादा हो, तो क्या होता है, कोलर ब्लीच होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कलर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
और वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर सॉल्ट लेवल का अगर हम लोग बात करें तो 32 से 42 पीपीटी सॉल्टी होना चाहिए वाटर। तो ये फेवरेबल कंडीशन है। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन वेरी करता है तो इसमें जो कोलर है वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, फोर्थ मास कोलर ब्लीचिंग ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए जो कोरल है वो 25% ऑफ मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन सिंक का काम करता है, टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है और स्टॉर्म इम्पैक्ट को से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए एक चीज हम लोग इसमें क्या याद रखना है, जो कोरल है ये ग्रुप ऑफ एनिमल सिनिडेरिया का ये पार्ट है। मतलब कि कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट एनिमल बिलोंगिंग टू द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड सिनिडेरिया। ये हम लोगों को याद रखना है। अगला है एरोगैपेचा लीव्स अभी मिला है और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मेडिसिनल लीव है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का क्या है, जैसे एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, एंटी हाइपरलिपिडेमिक और एंटी डायबिटिक में ये मतलब कि तरह यह बिहेव करता है ये लीफ। और ये अभी कहाँ मिला है, ये मिला है आपके केरल में। ये मिला है केरल में। और ये कौन से ट्राइब में यहाँ का लोकल ट्राइब क्या है, ये है कानी ट्राइब। तो ये हम लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ एक चीज छूट गया था कि कोरल ट्रायंगल एक अभी कोरल ट्रायंगल का बात किया गया है और ये कोरल ट्रायंगल कहाँ है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो देखिए जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, तो अगर हम वेस्ट इंडिया इधर का बात करें, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसके अलावा जो भी ये साउथ ईस्ट एशिया का अगर हम लोग बात करें तो जो भी कंट्रीज है इसको किस चीज में रखा गया है, कोरल ट्रायंगल में रखा गया है। जैसे कि देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पेपुआ न्यू गिनी, टिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड, ये सब किस चीज में आ जाते हैं, कोरल ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो कोरल ट्रायंगल को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है वासुकी इंडिकस। अब देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक अभी पाया गया है और ये कहाँ मिला है, कच्छ के गुजरात रीजन में। और इसको क्या नाम दिया गया है, वासुकी इंडिकस। और ये कितना ईयर ओल्ड है, तो ये 47 मिलियन ईयर ओल्ड मिला है, इयोसिन पीरियड का स्नेक मिला है। और ये कहाँ मिला है, कच्छ गुजरात में। अगला है बटरफ्लाई सिसाडा। सिसाडा कहाँ मिला है, मेघालय में। मेघालय में मिला है और ये टाइप ऑफ बटरफ्लाई है। तो ये बस हम लोगों को नाम याद रखना है, सिसाडा मेघालय। रिंगोडाइट, अभी देखिए रिंग ओडाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए रिंगोडाइट क्या होता है कि मान लीजिए कि अर्थ का जो सेल है, जो अर्थ का अलग अलग लेयर है, जो मेंटल वगैरह आप जानते हैं। तो ये तो हो गया अर्थ क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये क्या हो गया आपका इनर, मतलब जिसको आप नीफे बोलते हैं। तो इनर कोर हो गया, एक कोर हो गया। तो देखिए मेंटल पोर्शन में, अर्थ के मेंटल रीजन में क्या होता है, ये या तो एक पानी का स्रोत होगा, मतलब वाटर रिजर्वायर होगा, या फिर क्रिस्टल होगा, जो ब्लू कलर का क्रिस्टल होगा, ये पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगो डाइट बोलते हैं। तो देखिए ओशन कंसील्ड ऑन अर्थ मेंटल, मतलब पानी का स्रोत जो कंसील्ड है कहाँ, अर्थ मेंटल पे, इसी को बोलते हैं क्या, रिंगोडाइट। या इसके अलावा विविड ब्लू कलर मिनरल फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन मेंटल रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगोडाइट बोलते हैं। अगला है इंडोस। इंडोस मीन्स व्हाट, इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। इंडियन इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये यूएसए और इंडिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। किस चीज के लिए, तो ये मॉनिटर करने के लिए, किसको, सी को मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें क्या क्या मॉनिटर होगा, सी वाटर का टेम्परेचर,
सैलिनिटी, ओशनिक करेंट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और विंड वगैरह को मॉनिटर करने के लिए कहा इंडियन ओशन में ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या इंप्लीमेंट किया गया है, नेटवर्क ऑफ 36 मूव्ड वाइज सैटेलाइट सिस्टम इसमें लगाया गया है, जो कि कलेक्ट क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन डाटा, ओशनिक डाटा इन इंडियन ओशन। तो इंडूस किसका प्रोग्राम है, ये इंडिया प्लस यूएस का प्रोग्राम है। किस चीज के लिए, तो ये है सी वाटर को मॉनिटर करने के लिए, जैसे सी वाटर टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशनिक करेंट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये किया गया WMO के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। बस इतना हम लोग को याद रखना है। अगला है नेगेटिव लीप सेकंड। अभी देखिए नेगेटिव लीप सेकंड अभी ऐड किया गया है। तो नेगेटिव लीप सेकंड ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ अपना जो रोटेशन है वो अर्थ जो अपना रोटेशन है वो 24 घंटा से भी कम समय में पूरा कर ले रहा है। तो मान लीजिए टोटल सेकंड्स कितना होता है, 84,600 सेकंड होता है। तो इसमें से 1 सेकंड को अभी कम कर दिया गया है, मतलब कि अर्थ के रोटेशन का स्पीड अभी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इससे पहले भी 27 बार पॉजिटिव लीप सेकंड को ऐड किया गया था और 1 बार नेगेटिव लीप सेकंड को ऐड किया गया है, वही अभी नेगेटिव लीप सेकंड को ऐड किया गया है। तो नेगेटिव लीप सेकंड कब ऐड होता है ये हम लोग को याद रखना है। तो नेगेटिव कब करेंगे, जब अर्थ के रोटेशन का स्पीड बढ़ जाएगा तब नेगेटिव करेंगे, और अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। और ये नेगेटिव सेकंड ऐड करने का कारण क्या है, जो आइस वगैरह मेल्ट हो रहा है इसके कारण अर्थ का स्पीड का रोटेशन बढ़ गया है, इसीलिए नेगेटिव लीप सेकंड को ऐड किया गया है। अगला है जीरो शैडो डे। अभी देखिए जीरो शैडो डे कहाँ ऑब्जर्व किया गया, ये बेंगलुरु में ऑब्जर्व किया गया। जीरो शैडो डे का मतलब क्या होता है कि जो अपना सन है वो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट, मतलब वर्टिकली अपोजिट होता है, मतलब बिल्कुल सर पे होता है। ये साल में 2 बार आता है। इस बार अभी कहाँ ऑब्जर्व किया गया है रिसेंटली, ये किया गया है बेंगलुरु में। अगला है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013। इसके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लेते हैं कि जो अर्ली चाइल्ड केयर पॉलिसी है इसमें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये 3 प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मतलब कि जो 0 to 8 इयर्स किड के लिए जो स्कूलिंग फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013। तो इसमें अभी क्या नया इंप्रूवमेंट आया है कि जो 0 से 3 इयर्स के लिए होंगे उसके लिए होम सिमुलेशन में स्टडी चलेगा। 3 से 6 ईयर के लिए अर्ली एजुकेशन का व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि अर्ली एजुकेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जो आंगनवाड़ी वगैरह है, आंगनवाड़ी वगैरह जो स्कीम स्टार्ट किया गया था इसके द्वारा थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो स्कूलिंग का व्यवस्था होगा 6 to 8 इयर्स के लिए स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा। यही है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पॉलिसी 2013। और ये स्टार्ट क्यों किया गया, तो देखिए जो 85% ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बच्चों में, वो लगभग 6 ईयर के एज तक डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसीलिए अभी इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनका सही से मतलब कि एजुकेशन का व्यवस्था किया जा सके जब वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनका ब्रेन जब ग्रो कर रहा हो उस समय। तो कितना 0 से 6 ईयर में इनका ब्रेन डेवलप होता है 85%। तो इसी टाइम को इफिशियंटली यूटिलाइज करने के लिए 0 से 8 इयर्स तक के चाइल्ड के लिए एजुकेशन का व्यवस्था किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013। अब देखिए चाइल्ड केयर लीव का अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 साल कर दिया गया है। किसके द्वारा, ये किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी कितने दिन का लीव मिलता है, 6 मंथ्स का लीव मिलता है, मतलब कितना 180 डेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना मिलता है, ये 730 डेज, या इसको 2 इयर्स हम लोग बोल सकते हैं। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, UNFPA के द्वारा ये रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या बात किया गया है कि जो इंडिया का अभी करंट पॉपुलेशन है वो कितना है, 144.17 करोड़।
और जो चाइना का पॉपुलेशन वो कितना है 142.5 करोड़। और इंडिया कितना 144.17 करोड़। इन दोनों को घटाकर इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगले 77 साल में क्या होगा, इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा इसका 2x हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया के अंदर, मेल में कितना है 71 साल और फीमेल में कितना है 74 साल। चाइल्ड मैरिज अभी कितना हो रहा है इंडिया में, 26% अभी भी चाइल्ड मैरिज इंडिया में हो रहा है। तो ये वाला डाटा भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फर्टिलिटी रेट कितना है 2। 10 से 24 साल के पॉपुलेशन कितना है 26%। और 15 से 64 ईयर्स के लिए कितना है 68%। तो ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। अगला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो देखिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इकाई क्या है, नोटो, मतलब नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अभी क्या किया गया है, कुछ अभी चेंजेस किया गया है, मतलब कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। जैसे कि जो ट्रांसप्लांट का है, मतलब ट्रांसप्लांट अगर करवाना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ 65 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अभी भी अब ट्रांसप्लांट करवा सकता है। पहले क्या एज लिमिट था कि 65 साल से ऊपर कोई ट्रांसप्लांट नहीं होगा, लेकिन अब ये एज लिमिट चेंज करके कितना कर दिया गया कि 65 साल के ऊपर का भी पर्सन क्या करवा सकता है, ट्रांसप्लांट करवा सकता है। और अगर हम लोग टिश्यू ट्रांसप्लांट का अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो एक होता है मेडिकल टूरिज्म, का नाम आप सुने होंगे, मेडिकल तो टूरिज्म। तो जो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू जो ट्रांसप्लांट होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, दिल्ली में। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बात करें तो वो कहाँ होता है, तेलंगाना में। ये चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा कहाँ, दिल्ली में या फिर तेलंगाना में। दिल्ली में कब, अगर हम लोग बात करें कि मेडिकल टूरिज्म के थ्रू अगर बात करें तो दिल्ली में। और अगर इन जनरल बात करें सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा सबसे कहाँ, तो ये है तेलंगाना में। और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यूनिट क्या है, नोटो। अगला है डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो देखिए अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोपिंग मामला में फंसने, मतलब डोपिंग केस में फंसने वाला खिलाड़ी कहाँ का है, तो वो है इंडिया का। और ये किस इंडिया का। और जो डोपिंग टेस्ट करने वाली इकाई है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग इन इंडिया और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ये दो चीज याद रखना है। अब देखिए अब डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग का अगर हम लोग बात करें तो इट इज एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग any kind of medicines or drugs which can increase efficiency of any sport person। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। देखिए डोपिंग करने से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनका एफिशिएंसी, किसी भी स्पोर्ट पर्सन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो डोपिंग मामले में फंसने वाले सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहाँ के, इंडिया के। अगला है 98% ऑफ अर्बन वुमेन्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसको छोड़ देते हैं। अगला है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट अभी किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इसको अभी पब्लिश किया गया है। अभी देखिए वर्ल्ड में 783 मिलियन पॉपुलेशन है जो अभी फूड स्कार्सिटी को झेल रहा है। और जो 30 मार्च है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट घोषित किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट किसको घोषित किया गया है, ये 30 मार्च को। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया है। अगला है हिग्स बोसोन। अभी देखिए जो हिग्स बोसोन थे, मतलब जो हिग्स थे पीटर हिग्स, इनका अभी क्या हुआ है, निधन हो गया है। और पीटर हिग्स ने क्या किया था, जो हिग्स बोसोन पार्टिकल का खोज किया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, और भी गॉड पार्टिकल भी इसका नाम दिया गया है। तो इसका खोज किसने किया था, हिग्स बोसोन ने। और ये क्या हुआ है, इनका अभी निधन हो गया है। देखिए ये थ्योरी, गॉड पार्टिकल का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था,
गॉड पार्टिकल है जो प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया, हिग्स बोसोन हिग्स के द्वारा, पीटर हिग्स के द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हिग्स बोसोन पार्टिकल। इसको कंबाइंड नाम दिया गया है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो हिग्स का नाम ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसका जो हिग्स बोसोन पार्टिकल है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर मास का बात करें तो हिग्स बोसोन पार्टिकल का मास कितना होता है, 130 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के 130 गुना। अगर स्पिन का बात करें तो ये जीरो स्पिन प्रोवाइड करवाता है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी तार का प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डब्ल्यू बोसोन एंड जेड बोसोन। इसको हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए एक मशीन बनाया गया था, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन। ये कहाँ बनाया गया था, जो सर्न लाइब्रेरी का नाम, सर्न लेबोरेटरी का नाम आप लोग सुने होंगे। ये कहाँ लगाया गया था, स्विट्जरलैंड में। और ये कितना के 27 किलोमीटर लंबा था लेबोरेटरी। और इसी के थ्रू हिग्स बोसोन पार्टिकल का खोज किया गया। और ये सेटअप कब किया गया, 2008 में। अगला है स्पेस टूरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ये याद कर लीजिए आप, गोपी गोपी थोथाकुरा। ये इस बार पूछना चाहिए। तो स्पेस टूरिज्म, अभी गोपी थोथाकुरा स्पेस में गई है। और ये किसके द्वारा, मतलब कि कौन सी एजेंसी के द्वारा स्पेस में गई है, तो ये ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी के द्वारा इनको स्पेस टूरिज्म के लिए स्पेस में ले जाया गया है। अभी देखिए स्पेस टूरिज्म कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। एक तो सब ट्रॉपिकल हो सकता है, ऑर्बिटल हो सकता है, अदर्स हो सकता है। अगला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अभी देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का बात कर रहा है। तो डायबिटिक पर्सन्स के लिए ऐसे फूड्स का रिक्वायरमेंट होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से कम हो। तो इसी को क्या बोला जाता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रेट्स कार्बोहाइड्रेट फूड एट स्केल ऑफ 0 to 100 एज कंपेयर टू रियल ग्लूकोज और प्योर ग्लूकोज। अभी देखिए ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोफाउंडर कौन थे, मतलब ये इंडेक्स किसने दिया था, तो इसका नाम था प्रपोज बाय डॉक्टर जेनकिंग। और ये कितना से कितना तक होता है स्केल इसका, 0 to 100 इसका स्केल होता है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम हो वो फूड उतना ही बेहतर क्वालिटी का है। तो ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, बस ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसने प्रपोज किया था। और दूसरा ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 to 100 इसका स्केल होता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। अभी देखिए ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट इंडिया का क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए स्कीम्स, कई सारा स्कीम्स चलाया गया। इसका क्या फायदा हुआ इस रिपोर्ट में बताया गया है, जैसे कि जो 95% डायग्नोसिस टारगेट, मतलब कि 100% में 95% डायग्नोसिस अभी किया जा रहा है, कब से, 2023 तक। ये टारगेट अचीव कर लिया गया है कि डायग्नोसिस है कितना, 95%। अभी करेंटली टीबी पेशेंट इंडिया में कितना है, तो 25,52,000 अभी टीबी पेशेंट करेंटली इंडिया में है। तो देखिए टीबी कई टाइप का टीबी होता है, जैसे कि एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, टीडीआर टीबी, ये कई टाइप का टीबी होता है। एक टीबी होता है एमडीआर, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसके लिए एक अभी नया दवाई लाया गया था जिसके बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल में बात किया था। इस दवा का नाम क्या था, बी पैल, BAPL, बी पैल। ये 3 टाइप का, मतलब कि 3 केमिकल्स का ये डोज होता है। तो इसको किस चीज में यूज किया जाता है, एमडीआर टीबी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ एक बीसीजी का वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाता है। ये किससे रिलेटेड है, ये टीबी से फाइटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बीसीजी वैक्सीन एंड बीपैल ड्रग्स, ये रिसेंट कुछ डेवलपमेंट है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, इसमें क्या कि ये टीबी बर्डन कब तक इंडिया को रिड्यूस करना था, 2025 तक टीबी बर्डन को रिड्यूस करना है। और ग्लोबल टारगेट कितना है, इंडिया ग्लोबल टारगेट कितना है, 2030। मतलब कि टीबी को खत्म करने का ग्लोबल टारगेट है 2030 में, और इंडिया का टारगेट कितना है, 2025 में। निक्षय पोषण योजना क्या है, इसमें 500 रुपया प्रोवाइड करवाया जाता है किसको, टीबी के पेशेंट को, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रख सके।
इसी तरह से नेशनल टीबी कॉल सेंटर मतलब निक्स से संपर्क चलाया गया है, जिसमें क्या किया जाता है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है किसको, टीबी पेशेंट्स को। मिशन इंद्रधनुष में क्या है, बीसीजी के साथ साथ और भी अदर टीका लगवाया जाता है। मतलब कि मिशन इंद्रधनुष में बहुत सारा टीका लगवाया जाता है। इसमें से बीसीजी भी एक टाइप का टीका है जो कि किस चीज में काम आता है, टीबी में। तो ये है नेशनल टीबी प्रोग्राम के बारे में। अगला है हबल टेंशन, इसको छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं। 50 ईयर्स ऑफ आर्यभट्ट लॉन्च। देखिए भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ था, 1975 में। और ये किसने लॉन्च किया था, रसिया की मदद से कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से, कजाकिस्तान से। मतलब कि स्पेस जो स्पेस स्टेशन है कजाकिस्तान में है, और ये किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को 50 साल पहले 1975 में। अगला है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे हम लोग। नासा अभी क्या कर रहा है, टाइटन पे मतलब टाइटन एक्सप्लोरेशन के लिए एक अपना मिशन मिशन भेज रहा है। इसका नाम क्या है, ड्रैगन फ्लाई मिशन। कहाँ जा रहा है, ये टाइटन पे। टाइटन क्या है, टाइटन है सैटेलाइट किसका, सैटर्न का। टाइटन, हाँ सैटर्न का ही होना चाहिए। हाँ मून ऑफ सैटर्न, सॉरी, मून ऑफ सैटर्न है क्या, टाइटन। और टाइटन के लिए जो मिशन है वो किस कौन सा है, ड्रैगन फ्लाई मिशन। और किसके द्वारा भेजा जा रहा है, ये भेजा रहा है नासा के द्वारा। ये मिशन कब, 2028 में इसको भेजा जाएगा। और ये पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको 6 इयर्स लगेगा। और कितने दिन बाद, 2034 में, 6 साल बाद कहाँ पहुंचेगा ये, टाइटन पे। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन किससे रिलेटेड है, टाइटन सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। टियांगटोंग 1 क्या है, ये टियांगटोंग 1 है चाइना का मोबाइल सैटेलाइट सिस्टम। मतलब कि जो आपका मोबाइल फोन है इसको डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा सैटेलाइट से। तो यही क्या है, ये टियांग, ये है टियांगटोंग। और ये किसका है, ये चाइना का सैटेलाइट सिस्टम है जो कनेक्ट करेगा सीधा किसको, मोबाइल फोन से कनेक्ट करेगा। और वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट कंपनी जिसने सैटेलाइट फोन बनाया था वो कौन सी है, ये है हुआई। टी सेट 1 ए इंपॉर्टेंट है। टी सेट मतलब टाटा सैटेलाइट 1 ए। और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से। और ये किसका है सैटेलाइट, टाटा का सैटेलाइट। ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है इंडिया की तरफ से। इसका नाम क्या है, टी सेट 1 ए। कलाम 250, ये सेकेंड स्टेज ऑफ विक्रम 1 जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसका स्टेज 2 को क्या नाम दिया गया है, उसके स्टेज 2 को, ये क्लाम 250। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, स्काई रूट के द्वारा। अगला है सैलो फेक वीडियो। अभी देखिए सैलो फेक वीडियो क्या होता है, जो डीप फेक वीडियो होता है उसी तरीके से होता है सैलो फेक वीडियो। तो डीप फेक वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, जो एआई टूल वगैरह यूज करके किसी को भी पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डीप फेक वीडियो। और अगर ये सिंपल मेथड के द्वारा किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, सैलो फेक वीडियो। अभी देखिए एक सैलो फेक वीडियो किसका पब्लिश हुआ था, मतलब कि किसका ये हुआ था वायरल, ये हुआ था अमेरिकन प्रेसिडेंट का। और अमेरिका प्रेसिडेंट मतलब कौन, ये आपका जो बाइडेन का। अगला है एक्सो स्केलेटन, ये किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। और ये हेल्प करेगा किस चीज में, सपोर्ट टू लिम्स मूवमेंट, मतलब बॉडी पे पहनकर ये जो अपने दिव्यांग होते हैं उनके मदद के लिए बनाया गया, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। अगला है कार टी सेल थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कार टी सेल थेरेपी कहने का मतलब क्या हुआ, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। अब देखिए अपने बॉडी में क्या होता है कि दो टाइप के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो टी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, किलर सेल बोलते हैं। कार्टी सेल में क्या होता है कि ये एक टाइप का जीन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि यह एक टाइप का जीन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया किसमें किया जाएगा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। तो कार टी सेल करने का मतलब क्या होता है, जो टी सेल है इसको मॉडिफाई करके इसमें सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इसमें लगा दिया जाएगा,
जिसके द्वारा ये क्या करेगा, जो कैंसर सेल्स है उसको ये किल करेगा। सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है। तो कार्टी सेल का एक तो हमको फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा ये किस चीज में यूज होगा, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होगा, और टी सेल किस टाइप का सेल होता है, तो ये एक किलर सेल होता है। ये हम लोग को याद रखना है। देखिए इसका क्या एक नुकसान है कि ये अपने नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो देखिए ये जो कार्टी सेल थेरेपी है या टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया का होममेड टेक्नोलॉजी है, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया पहला टेक्नोलॉजी है, जिसको नाम दिया गया कार्टी सेल थेरेपी। अगला है ईवी कॉल एस वैक्सीन। तो ईवी कॉल एक्स वैक्सीन क्या है, तो ये कॉलेरा का वैक्सीन है। देखिए CHOL मतलब कॉलेरा का ये वैक्सीन है, और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, WHO के द्वारा अप्रूव किया गया है। किस चीज के लिए, कॉलेरा के लिए। इस तो कॉलेरा के लिए अभी दो ही वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एक क्या है, ईवी कॉल एस वैक्सीन। और ये किस टाइप का वैक्सीन है, ये एक ओरल वैक्सीन है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, किस टाइप का वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है। अगला है कोस मीनार नंबर 13। अब देखिए कोस मीनार जो कि अकबर के रेन का था, इसको अभी कहाँ मिला है, ये मिला है मुजेसर हरियाणा मतलब फरीदाबाद में। कोस मीनार का यूज क्यों किया जाता था, ये किया जाता था मतलब कि दूरी वगैरह दिखाने के लिए कोस मीनार का यूज किया जाता था। और ये था एक्चुअली बिल्ड बाय अकबर बट इरेक्टेड ड्यूरिंग रेन ऑफ जहांगीर। और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं कनिंघम को। तो ये ASI का कुछ डाटा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या हिस्ट्री में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन हाल्विंग। अगला है वाइकम सत्याग्रह। 100 ईयर ऑफ वाइकम सत्याग्रह भी पूरा हो चुका है। तो देखिए वाइकम सत्याग्रह कब हुआ था, 1924 में वाइकम सत्याग्रह हुआ था। इसके जो मेन लीडर थे दो थे, देखिए एक तो के केलप्पन थे और दूसरा कौन था, गोविंद पानिक्कर। तो जो के केलप्पन थे इनको गांधी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है, मतलब गांधी ऑफ केरला भी बोला जाता है किसको, के केलप्पन को। तो वाइकम सत्याग्रह के मेन लीडर गोविंद पानिक्कर और के केलप्पन। इसके अलावा इस सत्याग्रह में जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया था, जिसने श्री नारायण गुरु, एम पद्मनाभन, ईवी पेरियार, इन लोगों ने इस मूवमेंट में मेन लीड रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ जो वाइकम सत्याग्रह था, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ था किसका, गांधी जी का। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा इस बार। तो वाइकम सत्याग्रह आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ तो है ही। तो 1924 में ये कहा, ट्रावनकोर में हुआ था। और ये किस चीज से रिलेटेड था, ये टेम्पल एंट्री से रिलेटेड था, टेम्पल एंट्री। और बाद में कन्वर्ट किस में हो गया था, जो पेडेस्ट्रियन रोड साइड होता है उसके यूज के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कहा, ट्रावनकोर में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। अगला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कौन है, श्रीनगर। और इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस किसने दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल काउंसिल ने, WCCI ने। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, WCCI का नाम एकदम याद रखना है अपने को। न्यू हड़प्पन साइट सेटलमेंट कहाँ मिला अभी, नया हड़प्पन साइट, पेड़ता पेड़ता बेट, कच्छ, गुजरात में। तो देखिए गुजरात में अभी नया हड़प्पन साइट मिला है, और ये 52,000 साल पुराना सेटलमेंट है। कहाँ, पेड़ता बेट, गुजरात में। ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट। सोमपेन ट्राइब के बारे में पहले बताया ही है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में यहाँ है, ऊपर बता ही दिए है, वो थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। पेड़ता बेट के बारे में है ये है प्लेसेस इन न्यूज। इसको तो एक बार खुद से जितना करंट अफेयर पढ़ाया गया है उतना से एक बार रिवाइज करके, और मतलब कि इस मंथ वाले को, और यहाँ से आप एक बार इसको देख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें टिक किया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा के बारे में और पहले भी सब कुछ आपको बता दिया गया है, अब एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि इसको कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये किस टाइप का स्कीम है, ये सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और इसमें जो मटेरियल का कॉस्ट होता है, 75% मटेरियल का कॉस्ट कौन पे करता है, सेंटर पे करता है। 25% मटेरियल कॉस्ट कौन पे करेगा, स्टेट। और इसके अलावा जो अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट होता है वो 100% पे करता है सेंटर। अभी देखिए इसमें क्या हुआ कि 100 डे का रोजगार देने का बात किया गया था, कि किसी भी कोई भी अगर रजिस्टर्ड मजदूर है, रजिस्टर्ड अगर कोई भी मजदूर है तो उसको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा 1 साल में। और मान लीजिए कोई रोजगार अगर डिमांड करता है, मान लीजिए किसी को रोजगार की जरूरत है और डिमांड करता है, और वो रजिस्टर्ड मजदूर है, तो उसको 15 दिन के अंदर उसको रोजगार प्रोवाइड करवाना, ये सरकार का काम है। और अगर ये 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड नहीं करवाती है तो इसमें क्या देना होता है, पेनाल्टी देना होता है। और पेनाल्टी कितना, 2/3 ऑफ, 2/3 ही होना चाहिए, एक बार देखना होगा, 2/3 ऑफ डेली वेज। और डेली वेज कितना है बिहार सरकार का, 228 रुपया पर डे, 228 रुपया पर डे। अभी देखिए ये जो वेज है हर गवर्नमेंट अलग अलग फिक्स करती है, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट का अलग है, बिहार गवर्नमेंट का अलग है। तो हम लोग अभी ये डाटा किसका बता रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट का, 228 रुपया पर डे। अभी देखिए इसका जो जो मतलब कि मनरेगा है, इसका जो ऑडिटिंग करता है, ये कौन करता है, ऑडिटिंग करता है कौन, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसका ऑडिट करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है मनरेगा स्कीम के बारे में, और पहले भी मनरेगा स्कीम के बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया है, तो वहां से हम लोग देख लेंगे। अच्छा देखिए अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अगस्त मंथ का करेंट अफेयर, मतलब कि कब, परसों, परसों मॉर्निंग में आपको इसी टाइम पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ का हम लोग पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे तो जनवरी का और बाकी सब आपको दे दिया जाएगा, जो भी कम मंथ बचता है। और बाकी जो भी मंथ बच रहा है उसका पीडीएफ हम आपको कम से कम प्रोवाइड करवा देंगे।